नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बड़ी खबर दिल्ली की पावर गैलरी से ला रहा हूं। एक थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। दिल्ली की पावर गैलरी में एक हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप ये है कि रिया के जो यारबाज हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, उन्होंने कुछ गोटी सेट किया था और उस गोटी सेट करने में निशाने पर था सीबीआई। और सीबीआई से इस केस को कैसे मैनेज किया गया, कौन कौन लोग थे मैनेजर, मुंबई का वो एक शख्स कौन है जो मुंबई और दिल्ली को मैनेज कर रहा है। कोई एक शख्स है, उस शख्स के बारे में क्यूवाइब के पास पुख्ता जानकारी आ गई है एविडेंस के साथ। लेकिन मैं वो एविडेंस आज आपके सामने रख नहीं सकता, एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हमारे वकीलों की टीम उस पर एफिडेविट तैयार कर रही है और वो सारा एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड जल्द ही अदालत में पेश होने वाला है। और तब इस देश को मालूम होगा कि उस एक व्यक्ति ने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा। खबर तो यह है कि हजारों करोड़ रुपए के डील हुए हैं और इसमें आप इंस्टीट्यूशन का नाम लीजिए, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। और जब क्यूवाइब नेटवर्क कोई बात कहता है तो बिना सबूत के नहीं कहता, बिना पक्की जानकारी के नहीं कहता। और वो सारे सबूत, सारी जानकारी पूरे एफिडेविट के शक्ल में अदालत में पेश होने वाला है। बस आप यूं जान लें कि सुशांत का केस खुल चुका है। मैंने आपको बताया था कि धैर्य रखिए, हम इंतजार नहीं करेंगे सुशांत के परिवार वालों का। सुशांत के परिवार वालों से इस मुतल्लिक कोई बहुत अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुशांत सिर्फ सुशांत के परिवार वालों के सुशांत नहीं थे, वरन की स्टेट के वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये जो क्राइम हुआ है, इट हैपेंस अगेंस्ट द स्टेट। Therefore, we do not need any assistance from Sushant's family. But if they will come to assist us with some facts and figures, that would be very nice for us. हम लोगों के लिए आसानी जरूर होगी। और जब सुशांत के परिवार वाले इसमें चाहें अपनी भूमिका वो अदा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी एक वॉरियर है, जैसे हम लोग एक वॉरियर। लेकिन जो जानकारी मित्रों मिल रही है वो चौंकाने वाली है। और तभी मैं कहता हूं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। मैं कई बार देखता हूं हमारे एसएसआर वॉरियर में कुछ ऐसे हैं, वो कुछ फ्रिंज एलिमेंट भी एसएसआर वॉरियर के नाम पर उसमें प्रवेश करके कुछ अनाप शनाप टिप्पणी करना शुरू करते हैं। खैर, लेकिन ये उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है।
और वो करते भी रहना चाहिए उनको, ये बात उनको करते भी रहना चाहिए ताकि मैं कभी विचलित ना हो जाऊं। अगर उनको लगे कि नहीं आशुतोष जी साथ छोड़ रहे हैं तो हमें भी पकड़ के रखें, वो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि वो हमें पकड़ के रखें, मैं कहीं इधर से उधर ना जाऊं। और मैं इस गिरफ्तारी को अच्छी बात मानता हूं कि आप मुझे पकड़ के रखें, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। कम से कम ये तो भरोसा होगा कि आप प्रत्येक दिन इस पर नजर बनाए हुए हैं, अच्छी बात है। मित्रों, जानकारी मिल रही है कि अब पावर गैलरी में यह बात लगभग साबित हो गई है कि दिशा और सुशांत के मामले में कोई है जो सीबीआई को मैनेज कर रहा था, कोई है जो मिनिस्ट्री को मैनेज कर रहा था, कोई है जो अदालत को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। और इस सब की जानकारी अब माननीय गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री जी को, और सबसे अधिक माननीय प्रधानमंत्री जी को हो गई है। ये तार जुड़ा कैसे? तार अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तार बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव टीम एजेंसी एनआईए, एनआईए जांच कर रही थी टेररिस्ट गतिविधि की। एनआईए को पता चला, और यह बात बहुत पहले मैंने आपको बता दी है, कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे नकली नोटों का कारोबार चलता है, अवैध हथियारों का कारोबार चलता है, और नशीली दवाओं की तस्करी का पूरा बड़ा बाजार बना हुआ है। तो जब एनआईए इसकी जांच कर रही थी तो एनआईएच को इसके तार मिले। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन हुआ है, डेविड कोलमैन हेडली का जो एक्सट्रेडिशन हुआ है, डेविड कोलमैन हेडली का मुंबई प्रवास और तहव्वुर राणा का मुंबई का रेकी, इसके बाद तो बॉलीवुड के तार एनआईए को ऐसे मिले हैं कि उसे, उस तार को जो उलझा हुआ लग रहा था, उसे सुलझाने की भी जरूरत एनआईए को नहीं पड़ी। हालांकि उसमें एक राहुल भट्ट नाम के शख्स जो मुकेश भट्ट जी के पुत्र हैं, वो कायदे से इनोसेंट है, बिल्कुल इनोसेंट है। यह बात सही है कि राहुल भट्ट के जिम में डेविड कोलमैन हेडली रेगुलर विजिटर था, और डेविड कोलमैन हेडली का रिश्ता राहुल भट्ट से बना। लेकिन महेश भट्ट ने कहा कि राहुल भट्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त केंद्र में माननीय मनमोहन जी की सरकार थी, और महेश भट्ट तो दामाद थे कांग्रेस पार्टी के। महेश भट्ट की बात को मान ली गई, और ये बात आई गई हो गई, कोई तार उसमें जोड़ने की कोशिश नहीं हुई। अब जब एनआईए उसको खंगालना शुरू करती है तो एनआईए इस नतीजे पर जरूर पहुंचती है कि राहुल भट्ट का एक कोइंसिडेंस था उसके जिम में जाना, लेकिन राहुल भट्ट पूरी तरह से इस नशीली दवाओं के कारोबार में या इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में पूरी तरह से शामिल नहीं है। वो एक जिम ट्रेनर तो है, जिम का मालिक है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स को अपनी ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो ड्रग के रैकेट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एनआईए को वहां से एक बहुत बड़ा तार मिला है, और वो तार जा रहा है बाबा सिद्दीकी। महेश भट्ट के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग
और रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती, अरबाज खान, सूरज पंचोली, डिनो मारिया। अब राहुल भट्ट तो बच गए हैं मित्रों, लेकिन अरबाज खान का नाम बड़ी तेजी से उछल रहा है। सूरज डिनो मौर्य का नाम पूरा ड्रग का ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस करने वाला ये शख्स है, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो में दिखाया था कि आई एम अलाइव वो कर रहा है 13-14 जून को। अब जो पावर गैलरी से जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मुंबई की रात जो रंगीन होती है, उसको संरक्षण सलमान खान का है और बहुत हद तक माननीय शाहरुख खान और बाकी जो एक्टर हैं, जो थोड़ा मोड़ा नशा कर लेते हैं हल्का फल्का, उनको जब इस बात की जानकारी लगी कि साहब ये ड्रग का बहुत बड़ा बाजार है, तो माननीय शाहरुख खान ने खुद को अलग करने की पूरी कोशिश की और अपने परिवार को भी संभालने की पूरी कोशिश की, क्योंकि दिल्ली दरबार से संदेश पहुंच गया था कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस धंधे से बाहर आ जाइए, इसके संपर्क में मत रहिए। शाहरुख खान ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की और उसमें बहुत हद तक कामयाबी उसे मिल गई, लेकिन वो अपने बेटे पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा पाए। बेटा उनका इन्वॉल्व हो गया। बेटे पर बहुत जबरदस्त नजर एनआईए की है, ये ध्यान रखे। मैं ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बात बाद में आ रहा है। देखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, रॉ, एनआईए, ये सभी एक ऐसी एजेंसी है जो आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। लेकिन किसी को यह मालूम नहीं होता है कि एनआईए का कौन ऑफिसर है और रॉ का कौन। रॉ का तो आप समझिए पता करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके घर में बैठा हुआ व्यक्ति राव का है, लेकिन आरएडब्ल्यू के वो हैं, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। तो आरएडब्ल्यू वाले का तो आप समझिए कि मोसाद के टक्कर का उनका इंटेलिजेंस है। और उस इंटेलिजेंस इनपुट का फायदा क्या हुआ? 9 ठिकानों पर सॉलिड टारगेट, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ये रेफरेंस मैं दे रहा हूं आपको। यह है आपके रॉ की ताकत, यह है आपके खुफिया एजेंसी की ताकत। सीबीआई तो बहुत पिछले पायदान पर आती है और सीबीआई को कुछ भ्रष्ट लोगों ने उनके सारे इंटेलिजेंस को, उनकी सारी योग्यता को काफी हद तक तहस नहस किया है। इसलिए उनके ऊपर लोग, अदालत ने भी कहा था कि आप पपेट हैं, आप पैरट हैं और आपको छड़ी दिखाने की जरूरत है। आप ऐसे पैरट हैं जिसको बिना छड़ी दिखाए हुए पैरट कुछ बोलता नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है सीबीआई के बारे में। अब उस सीबीआई की बात छोड़ दीजिए, जो पावर गैलरी में जो इंफॉर्मेशन है कि बॉलीवुड, और इसीलिए इस बॉलीवुड को भारत सरकार दूसरे तरीके से ध्वस्त करने में लग गई है और एक नया, नवीन और नए दर्शन का बॉलीवुड खड़ा होने वाला है। और इसीलिए इसी आलोक में आपने देखा कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। एक नए दौर का नया बॉलीवुड आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी अब बॉलीवुड के साथ जुड़ने लगा है। और मित्रों, जिस बात का एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड समीर बानखेड़े जी की तरफ से है, आज उसकी एक प्रकार से पावर गैलरी ने पुष्टि कर दी और दिल्ली दरबार को अब पता चल गया है कि ये साहब, ये लोग चिकने चुपड़े जो लोग हैं, ये इनके चिकने चुपड़े चेहरे चेहरे के पीछे तो बड़ा घिनौना चेहरा है। ये लोग तो बहुत बड़ा रैकेटियर है। ये लोग फिल्म के नाम पर धंधा इतना
गंदा कर रहा है, जो हमारे देश को तबाह करने में लग गया है, हमारी युवा पीढ़ी को तबाह करने में लग गया है। और इसका संबंध सीधे आतंकवादियों से है, टेररिस्ट गुट से है, क्योंकि इस ड्रग का पैसा सीधा टेररिस्ट को जाता है। और ये जो टेररिज्म को आगे बढ़ाने का जो खेल चल रहा है, उसमें ड्रग माफियाओं की पूरी सहभागिता है। इसीलिए दिल्ली दरबार ने अब रिया चक्रवर्ती के यारवाज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और उस अभी तक जितने लोग बोल रहे थे कि रिया चक्रवर्ती सती सावित्री हैं, मुश्किल से 1 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि जो एफिडेविट तैयार हो रहा है, उस एफिडेविट को एक बार आने दीजिए। हमारे वकीलों की 50 वकीलों की टीम रात दिन माथापच्ची कर रही है, और वो तैयार हो रहा है, डेथ वारंट तैयार हो रहा है, आजीवन कारावास का वारंट तैयार हो रहा है मित्रों, आजीवन कारावास का वारंट। थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। मोदी के ऊपर भी बहुत लोगों को शक हो रहा था, सवाल पूछ रहे थे, मोदी जी बताइए, 14 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने बदला ले लिया। इसीलिए थोड़ा आप भी धैर्य रखिए, अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। जो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री को इन माफियाओं ने मैनेज कर लिया है, होम मिनिस्टर को इन माफियाओं ने मैनेज कर लिया है, और सीबीआई के भ्रष्ट ऑफिसर मैनेज हो सकते हैं मैनेज, लेकिन जब मास्टर की फटकार डंडा लगेगा तो उनका सारा मैनेजमेंट अभी फेल होगा। अमित शाह जी मैनेज नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैनेज नहीं हुए हैं। कुछ छुट भइये किस्म के दलाल नेता जो पावर गैलरी में आज भी एक्टिव हैं, वो अमित शाह जी और मोदी जी के निशाने पर आ चुके हैं। और उस छुट भइये नेताओं के साथ कुछ पुलिस ऑफिसर, मैं इशारा कर रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिए। अभी वक्त नहीं है डिस्क्लोज करने का, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक खास पुलिस ऑफिसर, इशारा दिया, बाकी आप समझदार हैं। एक खास पुलिस ऑफिसर जिसके नपने की पूरी संभावना है, उसने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है कि किसी भी हालत में मैनेज करो, किसी भी हालत में मैनेज करो। लेकिन मोदी और शाह तो ऐसे हैं जो परंपरागत राजनीति से बिल्कुल अलग हटके काम करते हैं। उनको मालूम है, पहले वो लूप देते हैं, पहले वो रास्ता देते हैं। जब आप पतंग उड़ाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, पतंग को ढील देते हैं, जाने देते हैं, जाने देते हैं, जाने देते हैं, और लगता है कि पतंग तो अब गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। लेकिन फिर आप पतंग को लपेटना शुरू करते हैं, और फिर पतंग ऊपर उड़ता है। बस कुछ ऐसा ही समझिए, ये जानकारी पुख्ता सूत्रों से मिल रही है। बस कुछ ऐसा ही समझिए कि सीबीआई को मैनेज करने की जो कहानी है ना, उस पर मोदी और शाह की नजर बहुत पुख्ता हो गई, और ब्रीफिंग हुई है बड़ी एजेंसी से, और क्रेडिबल एजेंसी से, कि साहब ये सब एक बहुत बड़ा कॉकस है, बहुत बड़ा कार्टेल है, और इसमें छोटे छोटे ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं जिसको खुद ही नहीं मालूम है कि वो इस कार्टेल के हिस्सा भी। तो सरकार अब सारी जानकारी मुहैया करा रही है कि ये जानबूझ करके इसमें है, अंदर है, या इनको जानकारी नहीं है इन सब बातों की, और ये इसमें चले गए हैं। इस सब की पुख्ता जानकारी मुहैया कराई जा रही है, और इसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।
नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये बात कहने के लिए जा रहा है कि साहब, जो आप शंका कर रहे हैं वो शंका 100% सच है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये कह रही है मित्रों कि जो कुछ भी सरकार की शंका है उसमें लगभग 100% सच्चाई है। अब ये तो बड़ा अद्भुत मामला हो गया मित्रों। फिर ये रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती जो एमबीए करने जाने वाले थे उनके तार कैसे जुड़ गए? तो पता चला कि साहब ये सभी नोइंगली इस काम को करते हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं है कि ये ड्रग आता कहां से है और इस ड्रग का जो माफिया है उसका उसका संबंध टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। ये जानकारी इन लोगों को नहीं है। इस मामले में ये लोग इनोसेंट हैं, लेकिन ड्रग की डीलिंग में तो ये लोग बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं। ये लोग उनके ग्राहक हैं। तो इम्प्लीकेट करने की बात हो रही है कि ग्राहक के साथ साथ डीलर भी है। ये ग्राहक भी हैं, खुद भी ग्राहक हैं, फिर ये डीलर भी हैं, ये ग्राहक बनाते भी हैं। ये जानकारी पूरी पुख्ता हो गई है और इसमें माननीय आदित्य ठाकरे एक बड़ा किंगपिन है और सलमान खान का जो बड़ा गैंग है ना वो भी किंगपिन है। वो रियल एस्टेट माफिया के साथ इस ड्रग के कारोबार में इसकी पूरी जानकारी उनको है और उसको कोरोबरेट करना पड़ेगा, उसके सारे साक्ष्य इकट्ठा करने पड़ेंगे। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो ग्राहक में महेश भट्ट, उनकी बेटी और बाकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जो कहानी है, एक आध दो को छोड़ करके बाकी सबका इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जब बात हुई कि ये सुशांत की क्लोजर रिपोर्ट जमा हो गई है और ड्रग वाले एंगल पे रिपोर्ट्स आ ही रहे हैं, तो क्लोजर रिपोर्ट का आधार, प्राइमरी आधार क्या बना? तो जानकारी मिली कि क्लोजर रिपोर्ट का प्राइमरी आधार बना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के की रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि सुशांत ने जो अपनी इह लीला समाप्त की है वो वाकई में खुद खुद ही उन्होंने समाप्त की। अब पावर गैलरी ने इसका आकलन शुरू किया, जांच पड़ताल शुरू किया। जांच पड़ताल में जो चीजें छनकर सामने आई वो ये आई कि माननीय विकास सिंह जी ने जो बात कही थी वो बात सही थी कि सुधीर गुप्ता ने सबसे पहले यही कहा था कि ये 100% मर्डर है। लेकिन बाद में कोई एक व्यक्ति है मुंबई का जो दिल्ली के कुछ लोगों के साथ मिल करके इसको वॉर लेवल पे मैनेज किया और ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने बदल दी है। अब अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति कौन है? सुधीर गुप्ता एंड उनकी टीम से उनकी कोई मुलाकात हुई है? दिल्ली में वो कौन व्यक्ति है जो सुधीर गुप्ता से मुलाकात कर रहा है? सुधीर गुप्ता किन से मिल रहे हैं? सुधीर गुप्ता कब मिले? सुधीर गुप्ता ने पहले क्यों कहा, फिर क्यों मन बदला? अब इसके डिटेल्स भी पावर गैलरी के पास है। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। पावर गैलरी को सुधीर गुप्ता के एक एक मूवमेंट की जानकारी है और क्यूबाइब नेटवर्क आज जो ये बात आपको बता रहा है तो आप मान के चलिए कि सारे के सारे डिटेल्स किस जांच एजेंसी के पास है, मैं आज उसका नाम नहीं बोलूंगा।
लेकिन एक बड़ी जांच एजेंसी के पास सुधीर गुप्ता के हॉबनॉबिंग की सारे डिटेल्स मौजूद हैं और मुंबई का वो एक जो सरगना है जो इस पूरी व्यूह रचना को रचने का धंधा किया है उसके भी डिटेल्स उनको मिल चुके हैं। अब सिर्फ एक व्यक्ति मुंबई से और फिर दिल्ली में कुछ छुटभइये दलाल हैं जिन्होंने इसको मैनेज किया है और उसमें रिया चक्रवर्ती के कुछ यारवाज की भूमिका साफ साफ एजेंसी के पास आ गई है और उस रिया चक्रवर्ती के यारवाज की कहानी पावर गैलरी को पता चल चुका है। कहते हैं ना कि गुनहगार कितनी भी चालाकी करे वो गुनाह से बच नहीं सकता, वो अपने हजारों निशान छोड़ के जाता है। प्रकृति का नियम देखिए कि पहलगाम हो जाता है और फिर ये टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक शुरू होता है और जब टेररिस्ट ठिकानों के इंटेलिजेंस इनपुट मंगाए जाते हैं तो उस इंटेलिजेंस में तो एक से एक चौंकाने वाली बातें सामने आने लगती हैं कि ये जो टेररिस्ट को पैसा जा रहा है वो ड्रग की कमाई का पैसा है और ड्रग के जो हजारों करोड़ के खेप पकड़ा रहे हैं वो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। भले ही मुद्रा पोर्ट पे हो, भले ही दिल्ली में हो, भले ही बड़ौदा में पकड़ा है, मुंबई में पकड़ा है, अहमदाबाद में पकड़ा है। तो कहानी शुरू हुई और फिर कहानी घूम फिर करके जैसे धरती गोल है, एक जगह से चलेंगे अंत में वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये कहानी वहीं पहुंच करके इन यारबाजों पर पहुंच जाती है। लेकिन यारबाज को यह मालूम नहीं है कि हमारा संपर्क किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि संजय दत्त को यह मालूम नहीं था कि हम जो हथियार अपने पास रख रहे हैं उस हथियार का प्रयोग ये लोग आने वाले दिनों में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में करने वाले, आरडीएक्स रखने का या जो कुछ भी रखा था। तो 7 साल की सजा हुई संजय दत्त को। और जिस प्रकार से कि अभी हमारी जो एक एक्ट्रेस थी महामंडलेश्वर बन गई थी, आपने देखा उनको, खूबसूरत अदाकारा 90s की। तो वो जो महामंडलेश्वर बनी थी अभी बाद में पता चला कि वो 10 करोड़ रुपए दे करके महामंडलेश्वर बनी थी। वो और उनके पति गोस्वामी दोनों को मुंबई की एक अदालत ने कहा कि यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर और बार बार मैं वार्न कर रहा हूं कि आप लोग ये ड्रग का पूरा धंधा चला रहे हो और जल्दी हम आपको जेल भेजेंगे। तो वो दोनों पति पत्नी भाग गए दुबई, वहां से धंधा चल रहा था और बड़ा ही चंगा धंधा चल रहा था दोनों पति पत्नी का। अब उन्होंने देखा, रूट देखिए क्या लिया उन्होंने। मैंने सबसे पहले क्यूबाइब नेटवर्क ने इसे एक्सपोज किया था कि अगर ये माननीय अभिनेत्री महाकुंभ पहुंच रही हैं तो इनके निशाने पर इस देश को और तबाह करना हो गया है। मतलब धर्म के रास्ते ये धर्म में भी अब नशा घोलने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे, आप जानते हैं, हुक्का पीते रहते हैं, नशा करते रहते हैं। वो जो धर्म के नाम पर कि ये बाबा आ गए हैं वो नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। तो इन्होंने वहां का रूट लिया था, लेकिन वो रूट दूसरे ही दिन क्यूबाइब नेटवर्क ने एक्सपोज किया और एजेंसी अलर्ट हुई, फिर इनके ऊपर दबिश हुई, फिर मारपीट हुई और फिर उसके बाद महामंडलेश्वर उनका पोस्ट खत्म हो गया और फिर पता नहीं अभी कहां है, आजकल प्रवचन दे रही। तो माननीय संजय दत्त की भूमिका आपने देखी, ये माननीय नई महामंडलेश्वर की भूमिका देखी। लेकिन इन महामंडलेश्वर, इनको तो पता था, महामंडलेश्वर को, इस लेडी महामंडलेश्वर को तो पता था कि हमको हमारे पीछे कौन है। लेकिन मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को यह मालूम नहीं, मुमकिन है कि शोभित चक्रवर्ती को यह मालूम नहीं, ऐसा भी मुमकिन है कि आदित्य ठाकरे को भी मालूम नहीं।
कि हमारे इस ड्रग के रैकेट का पैसा टेररिस्ट तक जाता है अंततः, और वो टेररिस्ट हमारे देश के सुहाग उजाड़ने में क्रूरतम कार्रवाई कर रहा है, जिसे अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर कहा। अब ये सारा मामला एनआईए का, आरएडब्ल्यू का, जब रिसर्च टीम फैली, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, इंटेलिजेंस इनपुट्स आने लगे, तो फिर इन सारे लोगों के नाम परत दर परत खुलने लगे कि आखिर स्कूलों तक, कॉलेजों तक ये ड्रग्स का खेप कौन पहुंचा रहा है, कौन कौन है मास्टर। ये नाइट क्लब्स, मुंबई दिल्ली के नाइट क्लब्स में रातें रंगीन हो रहा है, रातें रंगीन हो रही हैं और ड्रग के खेप पहुंच रहे हैं। यंगस्टर्स, लड़की लड़के सब ड्रग के नशे में हैं। ये कौन कर रहा है? तो उनके सिंबल ये बड़े बड़े हीरो हीरोइंस हैं। उनको देख करके हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, इनके जितने नाइट क्लब्स हैं, ये सारे नाइट क्लब्स में ड्रगों का अवैध धंधा चल रहा है। पहले यूनिवर्सिटीज में गया, अब तो हालत यह है कि बड़े बड़े जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, वहां भी ये खेप चलने शुरू हो गए हैं। तो अब आरएडब्ल्यू की नजर, एनआईए की नजर छोटे छोटे बिंदुओं पर जाके टिक रही है, और इसीलिए अब इन लोगों का नाम सामने आ रहा है कि समीर खान का जो डेप था वो इवेंट मैनेजमेंट या स्टार इवेंट करने का नहीं था, वो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो आगे थी, पीछे में ड्रग का रैकेट चल रहा था। अब ये सारे इनपुट दिल्ली दरबार को मिल चुके हैं, और इसलिए रिया चक्रवर्ती के यारवाज पर अब दिल्ली की पावर गैलरी की बहुत पैनी नजर है, और इसलिए सुशांत का केस पूरी तरह से खुल चुका है। दिशा का केस तो पहले ही खुला हुआ, इसीलिए अब ये जो मैनेजमेंट चल रहा था किसके द्वारा, दिल्ली में कौन है, कौन कौन लोग हैं, और ध्यान रहे मैं आपको आज एक और इशारा कर रहा हूं, जब ये एफिडेविट आएगा तो आप देखेंगे दिल्ली मुंबई हाईकोर्ट की के वर्डिक्ट को मीडिया नहीं दिखाती है। कौन मैनेज कर रहा है? सतीश साल्यान सिर्फ एफआईआर के प्रेयर लेके गए थे, पूरी मीडिया टूट पड़ी थी, याद होगा आपको, क्यूआईब के ब्रेक करने के बाद। लेकिन आज मुंबई हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है, मुंबई हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी कोई मीडिया इसे उस तरह से सैटेलाइट चैनल रिपोर्ट नहीं कर रही है। कहीं कहीं हर जगह छोटा छोटा खबर जरूर आया, लेकिन उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रही है। कौन मैनेज कर रहा है? एक एक व्यक्ति के पुख्ता डिलीट पूरे डिटेल के साथ अब ये सैकड़ों पेज का एफिडेविट बनेगा, ये तो बनना ही है। जैसे ही वो एफिडेविट तैयार होगा, पहली फुर्सत में क्यूआईब आपके सामने एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के हाजिर होगा कि ये व्यक्ति कैसे कैसे मैनेज किया है और इस मैनेजमेंट के पीछे कौन है, और इन लोगों ने कैसे प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को गुमराह करने की कोशिश की है, ये लोग कैसे भारत के खिलाफ युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे इन लोगों का रिश्ता जो आज आरएडब्ल्यू या एनआईए के पास ये सारे इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसे क्यूआईब नेटवर्क पहले भी कह रहा था, आज उसकी एक प्रकार से पुष्टि हो रही है। लेकिन पुष्टि कोई एनआईए या आरएडब्ल्यू आपको आकर के प्रेस ब्रीफिंग करके नहीं बताएगी, ये जानकारी उनके पास है। वो राष्ट्रभक्त एजेंसी है, राष्ट्रभक्त। राष्ट्र की सुरक्षा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, किसी को प्लीज करने की जिम्मेदारी, अपीज करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो अब ये सारे इनपुट्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंच रहे हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अलर्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री को इतना वक्त नहीं है कि ये दिशा के और सुशांत के को
कि केस को रफा दफा करने वाले जो दलाल हैं, जो ब्रोकर हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो गैंग हैं, उनकी बात सुनने का। उनके उनके सिस्टम में कोई मोल है जो घुसा हुआ है, जो इनकी दलाली कर रहा है, जो गलत इंफॉर्मेशन उनको बता रहा है। लड़ाई उनसे आपको है। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री तक सही जानकारी पहुंचे, गृह मंत्री तक सही जानकारी पहुंचे। एक बार जानकारी पुख्ता मिल जाए, फिर आप देखते जाइए ये कहानी कैसे बदलती है, और बदल गई। दिशा के केस में जैसे कहानी साफ कर दी हमने, ठीक उसी प्रकार से अब सुशांत के मामले में हमारी टीम पूरी मजबूती से भिड़ गई है, और डिटेल आ गए हैं, सब हम आपके सामने रखेंगे। रखेंगे ही नहीं, अदालत में पेश करेंगे साक्ष्य के साथ कि इन लोगों ने कैसे क्या क्या कुकर्म किए हैं इस पूरे केस को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, दबाने के लिए। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और सुधीर गुप्ता के गिरफ्तारी का इंतजार कीजिए। सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सुधीर गुप्ता है। तो सुधीर गुप्ता, आप तैयारी कर लीजिए। आपने जो मैनेजमेंट किया है ना, वो मैनेजमेंट अभी आने वाला है। तैयारी कीजिए, नजर आ रही है। और आप नहीं तो आप साफ साफ बता दीजिए कि मामला क्या था। मामला तो खुलेगा और आपके खिलाफ बहुत गंभीर गाज गिरने वाली है। धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, न्याय की दिशा में लड़ाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।